नमस्कार, 22 की बिसात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। 31 अगस्त से राजा भैया यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अयोध्या जन संकल्प सेवा यात्रा की शुरुआत होगी। राजा भैया इसकी शुरुआत करेंगे, रामलला का आशीर्वाद लेंगे रघुराज प्रताप सिंह। ये अहम जानकारी आपको दे दें, हनुमानगढ़ी भी विधायक जाएंगे रघुराज प्रताप सिंह। 2022 की चुनावी तैयारियों का आगाज होने जा रहा है, तो यह बड़ी जानकारी आपको दे दे कि 2022 से पहले राजा भैया एक यात्रा की शुरुआत करेंगे। अयोध्या से इसकी शुरुआत होगी और इसको आने वाले चुनाव के मद्देनजर काफी ज्यादा अहम माना जा रहा। बढ़ते आगे तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। पार्टी से नाराज और नेताओं को मनाने का अखिलेश यादव ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इस कड़ी में पूर्व राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी ने 2017 में सपा से दूरियां बढ़ा ली थी, लेकिन अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज दोनों नेताओं ने पार्टी का दामन एक बार फिर से थाम लिया। यूपी में चुनाव, एसपी का दिग्गजों पर दांव। यूपी का सियासी रण, अखिलेश का प्रण। अखिलेश का मैदान फतेह करने का मास्टर प्लान। एसपी में दिग्गजों का वापसी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी नाराज नेताओं के करीब आती जा रही है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से कई नेताओं ने अपना दामन छुड़ा लिया था, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी उन नेताओं को अपने पाले में ला रही है। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पारिवारिक कलह को लेकर पूर्व राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी की एक बार फिर समाजवादी पार्टी में वापसी हो गई है। मेरे लिए आज का दिन मेरे पुनर्जन्म की तरह से है। कभी कभी कठिनाइयां ऐसी होती हैं कि शब्दों का बहुत अभाव होता है। मैं आज पुनः उस स्थिति में हूं जहां मैं आपसे अपनी कोई बात कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए शब्दों का बहुत अभाव है। अतिशय स्नेह प्रदर्शित करते हुए कृपापूर्वक मुझे, मेरे पुत्र आनंद को और मेरे साथ जो दूसरे साथी आज पुनः यहाँ आए हैं, उन सबको समाजवादी परिवार में शामिल करने की अनुकंपा की। अंबिका चौधरी वैसे तो मूल निवासी बलिया के हैं, लेकिन उनका दबदबा पूर्वांचल की सीटों पर पड़ता है। उन्होंने न्यायिक सेवा की नौकरी छोड़कर सियासी सफर शुरू किया था। अखिलेश सरकार में अंबिका चौधरी राजस्व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर कौन है अंबिका चौधरी। पूर्वांचल के दमदार नेता हैं अंबिका चौधरी। मुलायम शिवपाल के करीबी हैं अंबिका चौधरी। सपा सरकार में राजस्व मंत्री रहे अंबिका चौधरी। 1993 से 2012 तक फेफना विधानसभा से विधायक रहे। 10 साल तक सपा प्रवक्ता रहे अंबिका चौधरी। इसके बाद पार्टी ने अंबिका चौधरी को बनाया एमएलसी। दोबारा राजस्व मंत्री पिछड़ा वर्ग और विकलांग मंत्री बनाए गए। लखनऊ के कॉलेज के जमीनी विवाद में पद से हटाए गए। साल 2017 में सपा के पारिवारिक कलह के बीच बसपा में हुए थे शामिल। वहीं साल 2017 में ही अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया था। लेकिन ये चुनाव है, यहाँ सब कुछ जायज है। कौन कब किसके पाले में आ जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। 2017 के चुनाव से पहले अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने अंसारी परिवार की पार्टी कौमी एकता का समाजवादी पार्टी में विलय कराया था, लेकिन अखिलेश के विरोध की वजह से अंसारी परिवार को सपा से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी ने आज लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब आपको बताते हैं आखिर कौन है सिबगतुल्लाह अंसारी। माफिया डॉन मुख्तार के बड़े भाई है सिबगतुल्लाह अंसारी।
अंसारी ब्रदर्स में सबसे बड़े हैं सिबकतुल्लाह अंसारी। 2007 में गाजीपुर विधानसभा से सपा से पहली बार से विधायक बने। 2012 में खुद की बनाई पार्टी कौमी एकता पार्टी से विधायक बने। गाजीपुर में दिग्गज नेताओं में सिबकतुल्लाह अंसारी की है पहचान। समाजवादी पार्टी से किनारा करने वाले अंबिका चौधरी और सिबकतुल्लाह अंसारी एक बार फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। खबर तो ये भी है कि पार्टी से नाराज कुछ और नेता फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसलिए मुझे खुशी है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के रास्ते पे चलना चाहती है, खुशहाली के रास्ते पे चलें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके जुड़ जाने से समाजवादी पार्टी को और ताकत मिलेगी और मजबूती मिलेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव अपने पुराने सुरमाओं को नए योद्धा के तौर पर पेश कर मैदान फतह करने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उधर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। सपाई कानून तोड़ने वाले और अराजक लोगों को साथ देते हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। मंत्री जी, जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार अंसारी पर कार्रवाई कर रही है, उनकी संपत्तियों, समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में अंतर है। वो हमेशा अराजक लोगों को, कानून तोड़ने वाले लोगों को प्रमोट करने में उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने काम किया है और यही उनके कृत्यों से लक्षित होता है। क्या माना जाए, पिछले दरवाजे से कहीं न कहीं राजनीति में फिर अंसारी एंट्री कर रहे हैं? अब ये वो जाने, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उनकी कार्यप्रणाली ऐसी ही रही है। जो लोग कानून तोड़ते हैं, कानून पे भरोसा नहीं रखते हैं, उन्हीं को वो लोग साथ देते हैं। बिल्कुल, ये है मंत्री ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कानून तोड़ने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। उनका इसी तरीके का चरित्र रहा है कहीं न कहीं, जिसके चलते लगातार वो ऐसे लोगों को पार्टी में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि अंबिका चौधरी पहले सपा के नेता थे, फिर वो पार्टी छोड़कर चले गए। इन लोगों का अपना कोई आधार नहीं है, ये लोग आते जाते रहते हैं। मुख्तार अंसारी के भाई की ज्वाइनिंग पर उन्होंने क्या कहा, आइए दिखाते। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी। और उन बदलती हुई परिस्थितियों में प्रत्येक समय पर भारत की सरकार वहाँ पर नज़र रखे हुए है। शायद शुरुआत से ही हमारी ये प्रतिबद्धता रही और प्राथमिकता रही है कि अपने देश के लोगों को हम सुरक्षित वापस लाएं और हर परिस्थिति को देखते हुए ये हमारी प्रतिबद्धता। सर, उत्तर प्रदेश के सियासत से अगर बात की जाए, आप लोगों ने भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, विपक्षी खाते जो है वो अपराध हुए। समाजवादी पार्टी इस समय अभी अंबिका चौधरी उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई जिन्हें अखिलेश यादव ने खुद ठुकरा दिया था, अब उन्हें भी ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। ये सब ज्वाइनिंग ये क्या दिखा रही है? देखिए, अंबिका चौधरी पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे, उसके बाद वो पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए थे, बसपा में। तो ये सब लोग जो है, ये इस तरह के लोग हैं जो लगातार ऐसे प्रयास करते रहते हैं। ये उनको जो है, ये प्रयास उनका रहता है कि किसी तरह से वो राजनीतिक रूप से संसद जो हो सके। तो उनका चुनाव के कारण ऐसे प्रयास हैं, उनको मैं समझता हूँ। मुख्तार अंसारी के भाई की सपा में जो है ज्वाइनिंग, वो उसे किस तरह से देखते हैं? ये तो देखिए, उन लोगों का अपना सोच है। वो सपा या बसपा इस तरह के लोग, योगी जी ने जैसा किया है कि हम किसी भी अपराधी को बख्शते नहीं, कानून सम्मत कार्रवाई करते हैं। मुख्तार अंसारी को उन्हीं पार्टी में जाएंगे जहां उनको संरक्षण मिलेगा, जहां सहयोग मिलेगा, वहीं जाएंगे। सर, अमिताभ ठाकुर की कल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि सच को दबाने की कोशिश का कोई कितना भी बड़ा हो, कानून सम्मत कार्रवाई प्रत्येक के साथ की जाए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो ये थे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी हो लेकिन कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक रही मुख्तार अंसारी के भाई की समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग, तो समाजवादी पार्टी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया।
उधर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। दूसरी लहर में सरकार ने जनता का साथ छोड़ दिया, ये बड़ा बयान अखिलेश यादव का। उस वक्त ना दवाई मिली ना ही बेड मिला, ऑक्सीजन की कमी से अपनों की जान चली गई, ये बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही है। कोरोना सभी के लिए है लेकिन बीजेपी के लिए नहीं है। 20 लाख करोड़ का पैकेज था, किसी को कुछ मिला, इस सवाल भी इन्होंने पूछा है। तो अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर यह बड़ा हमला। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, आज भी वो वादे हैं। 70 लाख नौकरी नौजवानों की कहाँ है? किसानों की फसल की पैदावार की आय दोगुनी कहाँ हो गई? बिजली महंगी हो गई, सिलेंडर महंगे हो गए, हर जरूरत का सामान महंगा है। और इन्वेस्टमेंट के बहाने इसी लखनऊ में कई करोड़ रुपए खर्च हुए लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश में और दिल्ली में सरकार होने के बावजूद भी जनता के लिए इन्होंने काम नहीं किया है। उद्योगपतियों की मदद की है, बड़े लोगों की ने संकल्प। तो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और सीधे तौर पर कोरोना काल की बात यहां पर कही है। और क्या कुछ उनकी इस बातचीत में रहा, जरा वो इस ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आखिर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में लोगों को बेड तक नहीं मिली, दवाइयां नहीं मिली, और जो कोरोना था वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए है, वो बीजेपी के लिए नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से लोग की मौत हुई, इस बात का जिक्र भी इन्होंने यहां पर किया। कोरोना सभी के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है, यह अहम बात। 20 लाख करोड़ का पैकेज था, उसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा, जिसका ऐलान मोदी जी ने किया था। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि क्या उससे कुछ आपको मिला या फिर नहीं मिला। तो ये बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर यानी यूपी सरकार पर किया अखिलेश यादव ने। बढ़ते आगे, तो यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि बीएसपी 2022 की सियासी जंग फतह करने के लिए ब्राह्मणों को लुभाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी का फॉर्मूला तैयार कर रही है। इसके सहारे ही एक बार फिर से सत्ता के शिखर पर पहुंचना बीएसपी का सपना है। देखिए रिपोर्ट। ब्राह्मणों को अपनी तरफ लुभाने के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है। अयोध्या से शंख ध्वनि के बीच वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ शुरू हुए बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी का समापन राजधानी लखनऊ में 7 सितंबर को जय भीम जय भारत के उद्घोष के साथ होगा। इस सम्मेलन की खास बात यह है कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इस सभा को संबोधित करेंगी। सम्मेलन को लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि बीएसपी अपने सम्मेलन के जरिए एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहती है। दरअसल साल 2007 में बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फॉर्मूला अपनाया था जिसके जरिए प्रदेश में बीएसपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। बीएसपी ने 403 में से 206 सीटें जीतकर और 30% वोटों के साथ देश की सियासत में तहलका मचा दिया था। 2007 में बसपा के इसी करिश्मे के पीछे मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति थी। इसके अलावा ओबीसी, दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों के साथ तालमेल भी बनाया गया था। इस फॉर्मूले को फिर से बीएसपी हकीकत में तब्दील करने में जुटी हुई है। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया, प्रचंड बहुमत के साथ बीएसपी को सत्ता मिली। 403 में से 206 सीटें जीतकर सत्ता के शिखर पर पहुंची थी। ओबीसी, दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों के साथ तालमेल रहा। हालांकि 2017 में समाजवादी पार्टी ने भी ऐसा दांव खेला था जिसमें बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई। बीएसपी से ज्यादा सीटें लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी। इसके बाद साल 2017 में बीजेपी ने इन दोनों ही पार्टियों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए प्रचंड बहुमत यानी 312 सीटें हासिल कर सत्ता स्थापित की थी। लेकिन एक बार फिर से ब्राह्मणों को साथ लेकर बहुजन समाज पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहती है। बहरहाल सत्ता का 14 साल का वनवास खत्म करने के लिए बीएसपी एक बार फिर से ब्राह्मण समाज को जागरूक कर 2007 के आंकड़ों को दोहराना चाहती है।
शायद इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत ही ब्राह्मणों को लुभाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए की गई। पार्टी का दावा है कि ब्राह्मणों का हित सिर्फ बसपा सरकार में ही सुरक्षित है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने भी कमर कस ली है। सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर बीएसपी लगातार काम कर रही है, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सतीश चंद्र मिश्र को लगा दिया है, जो पूरे प्रदेश भर में ब्राह्मण वर्ग के साथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ा जाए और कहीं न कहीं 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। अगर हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2009 के चुनाव में बीएसपी ने जहां ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वर्ग को जोड़कर एक बड़ी जीत हासिल की थी और कहीं न कहीं 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई थी, उसी फार्मूले को दोहराते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने सतीश चंद्र मिश्र को पूरे प्रदेश भर में लगाया है, जो लगातार ब्राह्मण वर्ग के सम्मेलन कर रहे हैं। हालांकि इसमें उद्देश्य यही है कि ब्राह्मणों के साथ साथ दूसरी जातियों को भी जोड़ा जाए और कहीं न कहीं सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को अपनाते हुए आगे बढ़ा जाए। 7 सितंबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगी, तो कहीं न कहीं बीएसपी की रणनीति यही है कि ब्राह्मणों के साथ मुस्लिम और दलित का गठजोड़ बनाकर 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। लेकिन कहीं न कहीं बीएसपी सुप्रीमो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि 2022 में बीएसपी बेहतर परफॉर्मेंस दे। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। बता दें कि बीएसपी अपने सम्मेलन के जरिए एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहती है। दरअसल साल 2007 में बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फॉर्मूला अपनाया था, जिसके जरिए प्रदेश में बीएसपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। बीएसपी ने 403 में से 206 सीटें जीतकर और 30% वोटों के साथ देश की सियासत में तहलका मचा दिया था। 2007 में बसपा के इसी करिश्मे के पीछे मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति थी। इसके अलावा ओबीसी, दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों के साथ तालमेल भी बनाया गया था। इस फॉर्मूले को फिर से बीएसपी हकीकत में तब्दील करने में जुटी हुई है। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया, प्रचंड बहुमत के साथ बीएसपी को सत्ता मिली। 403 में से 206 सीटें जीतकर सत्ता के शिखर पर पहुंची थी। ओबीसी, दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों के साथ तालमेल रहा। हालांकि 2017 में समाजवादी पार्टी ने भी ऐसा दांव खेला था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई। बीएसपी से ज्यादा सीटें लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी। इसके बाद साल 2017 में बीजेपी ने इन दोनों ही पार्टियों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए प्रचंड बहुमत यानी 312 सीटें हासिल कर सत्ता स्थापित की थी। लेकिन एक बार फिर से ब्राह्मणों को साथ लेकर बहुजन समाज पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहती है। बहरहाल सत्ता का 14 साल का वनवास खत्म करने के लिए बीएसपी एक बार फिर से ब्राह्मण समाज को जागरूक कर 2007 के आंकड़ों को दोहराना चाहती है। शायद इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत ही ब्राह्मणों को लुभाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए की गई। पार्टी का दावा है कि ब्राह्मणों का हित सिर्फ बसपा सरकार में ही सुरक्षित है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने भी कमर कस ली है। सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर बीएसपी लगातार काम कर रही है, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सतीश चंद्र मिश्र को लगा दिया है, जो पूरे प्रदेश भर में ब्राह्मण वर्ग के साथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ा जाए और कहीं न कहीं 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। अगर हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2009 के चुनाव में बीएसपी ने जहां ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वर्ग को जोड़कर एक बड़ी जीत हासिल की थी और कहीं न कहीं 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई थी, उसी फार्मूले को दोहराते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने सतीश चंद्र मिश्र को पूरे प्रदेश भर में लगाया है, जो लगातार ब्राह्मण वर्ग के सम्मेलन कर रहे हैं। हालांकि इसमें उद्देश्य यही है कि ब्राह्मणों के साथ साथ दूसरी जातियों को भी जोड़ा जाए और कहीं न कहीं सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को अपनाते हुए आगे बढ़ा जाए। 7 सितंबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगी, तो कहीं न कहीं बीएसपी की रणनीति यही है कि ब्राह्मणों के साथ मुस्लिम और दलित का गठजोड़ बनाकर 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। लेकिन कहीं न कहीं बीएसपी सुप्रीमो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि 2022 में बीएसपी बेहतर परफॉर्मेंस दे। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।